तो कैसे हो सभी लोग। आज हम केमिस्ट्री के वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं और हम कुछ पीएच के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को और कुछ क्वेश्चंस तो है ही और कुछ बातें डिस्कस करेंगे जो आपको बहुत काम आएगा, है ना। तो पहले आपको मैं एक चार्ट देता हूँ जहाँ पर आपको हमारे जो कॉमन सब्सटेंसेस है जो हम डे टू डे लाइफ में हमारे पास हम यूज़ भी करते हैं, कभी कभी खाते भी हैं, है ना। तो उनका पीएच क्या होता है वो हम ये जान लेते हैं ना। तो इसके लिए मैं एक बक्सा बना देता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये है वो पीएच का बक्सा और ये है वो सब्सटेंस। ओके, तो यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन, ठीक है। बिकॉज आपको पता ही है कि एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन सिर्फ पानी में ही क्या होता है, अपना रूप दिखा पाते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा है। ओके, बिकॉज विदाउट वाटर दे कैनॉट शो देयर एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज, बिकॉज हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड एक्वस आयन कहाँ पर फॉर्म होंगे और कैसे फॉर्म होंगे, जब पानी उनके साथ मिक्स होगा। ओके, जब वो पानी के मॉलिक्यूल के साथ संबंध बनाएंगे, तब जाके ही एसिड और बेसिक प्रॉपर्टी शो होगा, इसीलिए सॉल्यूशन लिखा। और यहाँ पर लिखो पीएच। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पीएच 0 एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका पीएच 0 है, वो है कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, कंसनट्रेटेड HCl लिख देता हूँ। तो कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच होता है 0, मतलब मोस्ट एसिडिक सोल्यूशन। देखो 0 है मतलब सबसे एसिडिक है। ओके, इसके बाद नंबर 2 पर है डाइल्यूट HCl। ठीक है, और डाइल्यूट HCl का पीएच थोड़ा सा कम है, आई मीन कंसनट्रेशन थोड़ा कम है, इसलिए इसका पीएच ज़्यादा है, थोड़ा एक ज़्यादा है। इसका पीएच है 1। ठीक है, डाइल्यूट HCl का पीएच है 1। नाउ थर्ड नंबर गैस्ट्रिक जूसेस मतलब कि डाइजेस्टिव जूसेस इन स्टमक्स। ठीक है, हमारे स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनका पीएच कितना है ये देख लेते हैं। उनका पीएच भी थोड़ा सा ज़्यादा ही है इन स्टमक, उनका पीएच है 1.4। ठीक है, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से थोड़ा ज़्यादा है पीएच, है ना। इसके बाद फोर्थ नंबर पर है लेमन जूस। ठीक है, नींबू पानी, लेमन जूस, इसका पीएच है 2.5। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे सॉल्यूशंस का एसिडिक नेचर थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है ना, क्योंकि पीएच बढ़ रहा है। अच्छा, नंबर 5 पर है विनेगर। और आपको मैं बता दूं कि विनेगर में क्या क्या होता है। एक्चुअली विनेगर होता है डाइल्यूट एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, विनेगर इज नथिंग बट अ डाइल्यूट एसिटिक एसिड। ठीक है, और डाइल्यूट है मतलब क्या, इसका पावर थोड़ा कम होगा, ऑब्वियसली बात है, कंसनट्रेटेड से, इसलिए इसका पीएच भी थोड़ा कम है ना। तो इसका पीएच ज़्यादा है मतलब क्या, इसका एसिडिक नेचर थोड़ा कम है, तो इसका पीएच है 4, लेकिन इसका एसिडिक नेचर है थोड़ा कम, मतलब ये कम एसिडिक है, इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं है। और लेमन जूस में एक्चुअली होता है अपना, लेमन जूस में अपना होता है, मैं लिख देता हूँ, लेमन जूस में होता है साइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन C, ये कुछ चीज़ें होता है। ठीक है, लेमन जूस में तो देख सकते हो दो एसिड्स हैं, एक है साइट्रिक एसिड, दूसरा है एस्कॉर्बिक एसिड। ये दोनों ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ऑर्गेनिक मतलब जिसको नेचुरली पाया जाता है, या फिर हम इसको खा भी सकते हैं, इतना हार्मफुल नहीं है, हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं, इतना हार्मफुल नहीं है। ओके, जैसे आप नींबू पानी खाते हो हमेशा, तो आपको कोई प्रॉब्लम होता है क्या, नहीं होता है, मतलब ये हार्मफुल नहीं होता।
लेकिन जितने भी मिनरल एसिड्स हैं, मिनरल मतलब जो कि फैक्ट्री में बनाया जाता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक नहीं, क्या बोलते हैं उसको, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ओके, और कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो बोला है मैंने, फॉस्फोरिक एसिड, फिर फॉस्फोरिक के बाद एसिटिक एसिड, दिस आर ऑल यू कैन से मिनरल एसिड्स. सॉरी, एसिटिक एसिड इज ए ऑर्गेनिक एसिड, ओके, नॉट मिनरल. मिनरल में है अपना HCl, H2SO4, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, और है अपना कार्बोनिक एसिड. ओके, एसिटिक एसिड इज ऑर्गेनिक, सॉरी. अच्छा, तो मैं बताऊंगा, इसको लिख दूंगा, चिंता मत करो. तो 6 नंबर पर है टोमेटो जूस, टमाटर का जूस. टमाटर का जूस, इसका pH है 5.0 या फिर 5. ओके, सॉरी 5.0 नहीं, 4.1, सॉरी मैं दूसरे का बोल दिया, सॉरी, 4.1. सो टोमेटो जूस का pH है 4.1, मतलब इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं है, क्योंकि pH बढ़ रहा है मतलब क्या, एसिडिटी कमेगा. ओके, एसिडिक पावर कम जाएगा. 7 नंबर पर क्या है? 7 नंबर पर कॉफ़ी. बहुत लोग ये सोचेंगे कि कॉफ़ी का टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है, तब तो ये बेस होना चाहिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर क्लास 7 कंसेप्ट, एनीथिंग, एनी सब्सटेंस दैट टेस्ट sour is acid, and any substance that taste bitter is a base. लेकिन ये हमेशा काम नहीं करता, इसके लिए कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. ठीक है, दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, दिस इज़ जनरली ट्रू. ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा गया है कि एसिड का टेस्ट सार होता है और बेसिस का बिटर, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता. कुछ कुछ केसेस में, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिसमें एसिड का टेस्ट बिटर है और बेस का टेस्ट सार है, मतलब कड़वा है और खट्टा है. ठीक है, उल्टा है. ठीक है, सो इट इज़, ये मिसकंसेप्शन मत रखना कि बिटर टेस्ट हुआ तो बेस होगा. बिटर टेस्ट होने वाले एसिड्स भी होते हैं, जैसे कि आप देखो कॉफ़ी का टेस्ट क्या है, बिटर है, कड़वा है, आपने कॉफ़ी खाया होगा, लेकिन इट इज़ एन एसिड जिसका pH 5 है. ओके, अच्छा, ओह सॉरी. नंबर 8, सॉफ्ट ड्रिंक्स. तो जब हम सॉफ्ट ड्रिंक खाते हैं, कोका कोला जो पेप्सी वेप्सी होते हैं, उसमें एक एसिड होता है जो कि कार्बोनिक एसिड. ठीक है, अब कार्बोनिक एसिड एक मिनरल एसिड है. ठीक है, ये बात याद रखो, कार्बोनिक एसिड इज ए मिनरल एसिड, बट इट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर अस. ठीक है, इट इज़ far better acid than the other mineral acids that are corrosive and most dangerous and most harmful for our body, that is hydrochloric acid, sulfuric acid and नाइट्रिक एसिड. मतलब उन तीनों से ये बहुत अच्छा है, मतलब बहुत लेस रिएक्टिव है, लेस हार्मफुल है, इसलिए इसको सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ किया जाता है. सॉफ्ट ड्रिंक्स, ओके, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ किया जाता है कार्बोनिक एसिड. ओके, अच्छा जी, इसका pH कितना है? इसका pH है 6. ओके, तो देख सकते हो धीरे धीरे एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है. ठीक है, 0 से देखो, 0 था पहले, अभी 1 हुआ, 1.4, 2.5, 4, 4.15, इसके बाद 6, है ना. 9th नंबर पर देखते हैं. 9th नंबर पर है मिल्क. तो मिल्क भी एक एसिडिक ही है. ठीक है, मिल्क भी एक एसिडिक सब्सटेंस है, एक एसिडिक है ये. इसका pH 6.5 है, मतलब ये यू कैन से कि स्लाइटली एसिडिक, एकदम स्लाइटली. ओके, इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं है, आपको फील नहीं होगा इतना ज़्यादा एसिडिक है, लेकिन ये थोड़ा सा एसिडिक है. 6.5 है इसका pH, मतलब वेरी क्लोज टू 7, मतलब न्यूट्रल से बहुत पास है ना. अच्छा जी, इसके बाद 10 नंबर पर है अपना वाटर, है ना. लेकिन वाटर भी प्योर वाटर होना चाहिए. ठीक है, वाटर भी प्योर वाटर होना चाहिए, ऐसा जैसा वाटर नहीं होगा, क्योंकि कुछ कुछ जगह पर आपको वाटर मिलता है, वहाँ पर उसमें मिनरल्स होता है और कुछ आयन्स प्रॉपर्टीज़ कितने भी होते हैं, तो उसके वजह से वो पानी को या तो एसिडिक बना देता है या फिर बेसिक बना देता है. ठीक है ना, तो कुछ कुछ जगह पर ऐसा होता है, लेकिन आपको लेना है प्योर वाटर. तो प्योर वाटर में ऐसा नहीं होता, इसलिए प्योर वाटर का pH होता है 7. ठीक है, तो ये मेंशन करना मत भूलना कि pH ऑफ प्योर वाटर हैज़ द pH, सॉरी,
pH ऑफ प्योर वाटर इज़ 7. ओके, ये याद रखो. सिर्फ प्योर वाटर का pH ही 7 है. दूसरे टाइप के वाटर जैसे कि मिनरल वाटर, उनमें pH 7 ना भी हो सकता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है. ओके, सो बी केयरफुल. ओके, इसके बाद हम आज बात करने वाले हैं बेसिस के ऊपर, ठीक है ना, मतलब जब pH बढ़ जाएगा. इसके बाद सलाइवा, ठीक है. सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है हमारे मुंह के अंदर, ठीक है, जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम सिक्रेट करता है, जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है हमारे माउथ कैविटी में, और उसको सिंपल शुगर या फिर जिसे कहते हैं मोल्टोज या फिर आइसोमोल्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना. बायोलॉजी में पढ़ा होगा आपने. तो सलाइवा बिफोर मील्स मतलब खाने से पहले सलाइवा का pH होता है 7.4. मतलब यू कैन से कि हाँ भाई थोड़ा सा कम बेसिक है ना, स्लाइटली बेसिक यू कैन से. लेकिन खाने के बाद सलाइवा आफ्टर मील्स मतलब खाने के बाद ये और भी बेसिक बन जाता है. सॉरी, बेसिक नहीं, थोड़ा एसिडिक बन जाता है. सॉरी 5.8. ओके, तो खाने से पहले बिफोर मील्स खाने से पहले 7.4 मतलब बेसिक है, लेकिन खाने के बाद 5.8 मतलब एसिडिक बन गया है, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू 7 से कम है. इसका मतलब ये एसिडिक है ये वाला, लेकिन इसका वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो ये बेसिक है ना. तो खाने से पहले बेसिक रहेगा सलाइवा, स्लाइटली बेसिक यू कैन से, और खाने के बाद बन जाएगा एसिडिक. इतना भी एसिडिक नहीं है, मीडियम एसिडिक यू कैन से. 5.8 मीडियम होता है. ओके, अच्छा, तो मैं चाहता तो भाई इसको मैं यहाँ पर भी लिख सकता था, लेकिन आपको मैंने एक साथ लिख दिया समझाने के लिए. ओके, फिर अपना ब्लड है ना. ब्लड भी अपना एल्कलाइन होता है, मतलब यू कैन से बेसिक होता है. ओके, जिसका pH होता है 7.4 जस्ट एज द सलाइवा बिफोर मील्स. ओके, एकदम सेम टू सेम 7.5 मतलब स्लाइटली बेसिक कहते हैं उसको, ठीक है. जब 7 से क्लोज है वैल्यू तब इसको हम कहते हैं स्लाइटली बेसिक. अच्छा, इसके बाद नंबर 14 पर कौन है? नंबर 14 पर एग्स, अंडे, है ना. तो अंडों का भी pH है 7.8 मतलब यू कैन से स्लाइटली बेसिक ही कह सकते हैं हम. स्लाइटली बेसिक 7.8. फिर 15 नंबर पर है टूथपेस्ट जो हम दांतों पे लगाकर ब्रश करते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली बेस होता है, इसलिए उसका pH होता है 8. ओके, उसमें बहुत सारे बेसिस का यूज़ किया जाता है, मतलब एक्चुअली तो मेन बेस यूज़ किया जाता है माइल्ड बेस मतलब यू कैन से डाइल्यूट बेस या फिर कह सकते हो वीक बेस. डाइल्यूट बेस नहीं बोलूँगा, वीक बेस बोलूँगा, ठीक है. तो वाई माइल्ड बेस है ना. What is the use of mild base and why mild base is used? Why not concentrated base? Because mild base is less harmful and less corrosive. अगर आप concentrated NaOH टूथपेस्ट में मिलाओगे तो जब आप ब्रश करोगे आपका पूरा स्किन जल जाएगा, ठीक है. ये मत सोचना कि हमेशा एसिड्स ही स्किन जलाते हैं. बेसिक चीज़ें भी कंसनट्रेटेड बेसिक चीज़ें भी अपना स्किन जला सकते हैं. इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल. इसलिए माइल्ड बेस मतलब वीक बेस को लिया जाता है. जैसे कि वीक बेसिस में क्या क्या है? एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ वीक बेसिस हैं. ओके, तो कंसनट्रेटेड का यूज़ यहाँ पर नहीं किया जाता बिकॉज दे आर वेरी हार्मफुल एंड वेरी कोरोसिव मतलब क्या, वो चीज़ों को खा लेता है, ठीक है, राक्षस है वो. ओके, जस्ट लाइक दैट. 16 नंबर इज बेकिंग सोडा सोल्यूशन. NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन लिखना मत भूलना, बिकॉज एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज सोल्यूशन में मतलब पानी में ही शो किया जाता है, शो होता है एक्चुअली. इसका pH है यू कैन से, इसका pH 8.5 इसका pH है 8.5 मतलब यू कैन से भाई लगभग बहुत ज़्यादा बेसिक, यू कैन से बेसिक है ना, अच्छा सा बेसिक है. 17 इसके बाद वॉशिंग सोडा है ना. वॉशिंग सोडा, ओ सॉरी सोडियम कार्बोनेट .10 H2O सोल्यूशन.
ये है अपना वॉशिंग सोडा सोल्यूशन। वॉशिंग सोडा सोल्यूशन मैं बाद में बात करूँगा इसके बारे में, ठीक है। इसके बारे में ब्रीफली हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है, चिंता मत करो। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, कॉमन सॉल्ट, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सब बात करेंगे धीरे धीरे, ओके। तो ये वॉशिंग पाउडर का फॉर्मूला है, केमिकल फार्मूला है, थोड़ा बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं। तो सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। अच्छा, इसका pH है 9, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक है, ठीक है, मतलब लगभग यू कैन से हाँ भाई बेसिक है ये लौंडा, है ना, 9 है। अच्छा, फिर 18 नंबर पर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो एक एंटासिड है, मतलब जिसको हम इनडाइजेशन हुआ या फिर एसिडिटी हुआ, जब हम कुछ ज़्यादा एसिडिक चीज़ें खा लेते हैं, जंक फूड खा लेते हैं, तो हमारे पेट का जो HCl है उसका कंसनट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है, तो वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है और इसके वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक अल्सर्स हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हम एंटासिड यूज़ करते हैं, मतलब माइल्ड बेस यूज़ करते हैं, जिससे कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होकर क्या हो जाए, अपना पेट ठंडा हो जाए। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में यूज़ होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड माइल्ड बेस, ओके। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको गेन करना है, मतलब अपने दिमाग में स्टोर करके रखना है, विच विल बी यूज़फुल। तो इसका pH है अपना 10.5, ठीक है, मतलब माइल्ड बेस है इसलिए 10.5। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर 19 नंबर पर आसान सा है हाउस होल्ड एमोनिया। हाउस होल्ड एमोनिया, घर पर यूज़ करने वाला एमोनिया, ठीक है। हाउस होल्ड एमोनिया, एमोनिया मतलब गैस, ठीक है, NH3 नॉट एमोनियम, बिकॉज एमोनियम आयन जो है, NH4 आयन जो है वो एक्चुअली अनस्टेबल होता है नेचर में। अभी अनस्टेबल का मतलब क्या है भाई, अनस्टेबल का मतलब कि वो शैतान है, नटखट है, नॉटी है, ओके। मतलब वो जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट करना चाहता है, किसी के साथ दोस्ती करना चाहता है एक्चुअली, ओके, दोस्ती करके खुद को किसी का दोस्त बनाना चाहता है, मतलब इसलिए आप ऐसे भी आप समझ के रख सकते हो उसको, ठीक है। अनस्टेबल का मतलब कि वो जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट करके क्या होना चाहता है, फ्री होना चाहता है नेचर में, है ना। तो इसलिए वो क्या करता है, वो घूमता है, ठीक है। अनस्टेबल मतलब क्या है, इधर उधर घूमेगा, ठीक है। तो अनस्टेबल ये नहीं रह सकता है नेचर में, ठीक है, बिकॉज ये तभी निकलेगा जब तुम कुछ केमिकल रिएक्शन करोगे, तब जाके ये निकलेगा, ये वाला आयन ही, ठीक है। तो आयन यू नो ऑब्वियसली दे आर अनस्टेबल। अच्छा भाई, कुछ चीज़ें अनस्टेबल भी होता है। अच्छा, चलिए फिर हाउस होल्ड एमोनिया, इसका pH कितना है, इसका pH है 11.6। तो धीरे धीरे देख सकते हो बेसिक कंसनट्रेशन बढ़ रहा है सॉल्यूशंस का। एमोनिया NH3। नंबर 20 डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH है 13, ठीक है, 13 बहुत ख़तरनाक है ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लास्ट पे आ चुके हैं हम, ये लो, अरे सॉरी, ये है अपना लास्ट पार्ट, ये लो 21 नंबर, ये है कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका pH है 14, मतलब मोस्ट बेसिक चीज़ है ये, ओके, मोस्ट बेसिक है ये, ओके। तो दिस इज़ द pH चार्ट। आई होप आपने लिख लिया होगा, अगर आपने नहीं लिखा है तो ये लो, आपके लिए मैंने इसको छोटा कर दिया है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, थोड़ा सा वेट करो, बस हो गया, ठीक है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट टू, ठीक है। तो आई होप आपने ले लिया होगा, तो मैं इसको आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो पिछले वीडियो में आपको मैंने pH के बारे में तो बता दिया था, pH स्केल के बारे में, pH के बारे में। अब ये pH को हम यूज़ कैसे करते हैं, है ना, टू इंडिकेट द एसिड और बेस, एंड व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड और व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस। तो हमने अभी तक जितने भी इंडिकेटर्स पढ़े हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, वो एक्चुअली अपना कलर चेंज करते हैं, और कलर चेंज या फिर ऑडर चेंज करता है, मतलब स्मेल चेंज करता है, किस करके क्या करता है, वो अपना एसिड है या नहीं बताता है, या फिर बेस है या नहीं बताता है,
ठीक है, सिर्फ वो ही बताता ही है ना। लेकिन जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, मतलब जो पीएच स्केल है, पीएच सोल्यूशन है, वो तो बताता ही है कि भाई ये एसिड है या बेस है। साथ ही साथ ये भी बताता है कि वो एसिड कितना पावरफुल है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, या फिर जो बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है, इसका नाम इसलिए दिया गया है कि ये दुनिया का कोई भी एसिड और बेस को ये इंडिकेट कर पाता है, इसलिए यूनिवर्सल है। और साथ ही साथ उसका स्ट्रेंथ भी बताता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ओके, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर is a mixture of many different indicators or dyes which gives different colors at different pH values of the entire pH scale देखो, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो है वो एक्चुअली बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। ठीक है, और जो डिफरेंट कलर्स बताता है और डिफरेंट पीएच के वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई उसके मर्ज़ी से उसने कुछ कलर दिखा दिया, ऐसा नहीं है। उस पीएच में उस पीएच में जो मतलब सपोज एक सोल्यूशन हुआ, उसका पीएच सपोज 7 हुआ, तो वो 7 पीएच के लिए एक पर्टिकुलर कलर दिखाएगा। सपोज दूसरा सोल्यूशन हुआ, उसका पीएच कुछ 2 हुआ, तो वो 2 के लिए कुछ डिफरेंट कलर दिखाएगा। ओके, ये पीएच स्केल जो है वो डिफरेंट कलर दिखाएगा। ओके, सो दिस इज य यूनिवर्सल इंडिकेटर। या फिर तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स shows different colors at different concentrations of hydrogen ion in the solution. ओके, अब देखो मुझे बताओ, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो किसके बेसिस पर ये बताता है? तो आप बोलोगे भाई पीएच के बेसिस पर बताता है। और पीएच क्या है? पावर ऑफ एन एसिड, या फिर कह सकते हो कि पावर ऑफ, नहीं पावर नहीं, यू कैन से कि किसी भी सोल्यूशन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना है उसके बेसिस पर पीएच हमें वैल्यूज़ देता है। करेक्ट है, क्योंकि देखो न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच क्या है? 7 है। ठीक है, और उसमें हमें क्या बताया कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और OH माइनस आयन क्या होता है? बराबर होता है। तो पीएच हमें इनके बेसिस पर पीएच बताता है, सॉरी वैल्यूज़ देता है। किसके बेसिस पर? हाइड्रोजन आयन के बेसिस पर। हाइड्रोजन आयन से बोलने से नहीं होगा, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के बेसिस पर और OH माइनस के कंसंट्रेशन के बराबर बेसिस पर। ओके, तो वी कैन ऑल्सो से दैट यूनिवर्सल इंडिकेटर shows different colors at different concentration of H प्लस आयन इन द सोल्यूशन। अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ मतलब क्या होगा? ये सोल्यूशन इज एसिडिक, मतलब पीएच क्या होगा? पीएच कम होगा। ठीक है, और अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम हुआ तो बेसिक, और बेसिक में क्या होता है? पीएच ज़्यादा होता है। ठीक है ना,
तो यूनिवर्सल इंडिकेटर कुछ इन पर भी डिपेंड करता है, किस पर, H+ आयन के कंसंट्रेशन पर, ठीक है। तो ऐसे मैंने थोड़ा सबको नॉलेज दे दिया। अच्छा, इसके बाद अभी मैं आपको कलर्स बता देता हूँ, डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट pH वैल्यूज़ फॉर डिफरेंट pH वैल्यूज़, ओके। तो अगर pH 0 है तो कलर होता है डार्क रेड, ठीक है। अगर pH 0 हुआ तो कलर होगा डार्क रेड। अगर pH होता है 1 तो होगा सिर्फ रेड, ठीक है, नॉर्मल रेड। अगर pH 2 हुआ तब भी रेड, ओके, तब भी रेड। अगर pH 3 हुआ तब होता है ऑरेंज रेड, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऑरेंज आएगा, ठीक है, ऑरेंज रेड। फोर्थ, अगर pH 4 हुआ तब ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है, तब रेडिश हमें नहीं दिखेगा, सिर्फ ऑरेंज दिखेगा, ऑरेंज। देन नंबर 5, मतलब pH का वैल्यू अगर 5 हुआ तो ऑरेंज येलो, थोड़ा ऑरेंज भी रहेगा, थोड़ा येलोइश का कलर भी रहेगा, ओके। नंबर 6, ग्रीनिश येलो, ठीक है, pH का वैल्यू अगर 6 हुआ तो ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो। इसके बाद अगर pH का वैल्यू 7 हुआ तो होता है ओनली ग्रीन, ओके, ओनली ग्रीन। इसके बाद अगर 8 हुआ, अगर 8 हुआ तो होगा ग्रीनिश ब्लू, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ग्रीन में ब्लू भी थोड़ा थोड़ा आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर pH का वैल्यू 9 हुआ तब कम्प्लीटली ब्लू होगा, ठीक है, तब कलर होगा कम्प्लीटली ब्लू, ओके। अरे 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 अरे, सॉरी सॉरी सॉरी। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है देखते हैं, आइए। pH का वैल्यू अगर 10 हुआ तब होता है नेवी ब्लू, ठीक है, नेवी ब्लू, नेवी ब्लू। अगर pH का वैल्यू 11 हुआ तो हो जाता है पर्पल, ठीक है, तो कलर आता है पर्पल। इसके बाद अगर 12 होता है तो डार्क पर्पल, मतलब जो पर्पल है वो तो डार्क हो जाएगा, तो काला हो जाएगा, ठीक है, कालाइश क्या बोल रहा हूँ, कालाइश बोल रहा हूँ, ठीक है। डार्क मतलब थोड़ा सा डीप होगा कलर, ओके। येलो, अभी 13 अगर pH होता है तो वायलेट हो जाता है, ठीक है, और अगर 14 होता है तब भी वायलेट ही होता है, ठीक है, तब भी वायलेट ही होता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो आई होप आपको इसमें डाउट नहीं है। ये लो, आपके लिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ, आप इसको लिख लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ pH, applications of pH in our day to day life, ओके। डे टू डे लाइफ में pH के कुछ एप्लीकेशंस, हम pH को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ओके, हम pH को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले है भाई अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम pH इन, वेट, इसको इस कलर से लिखता हूँ, pH in our digestive system, pH in our digestive system। तो pH हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में pH का
थोड़ा चेंज हमें देखने को मिलता है। कब? क्योंकि हमारे पेट में है भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। लेकिन जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कंसनट्रेशन बढ़ जाता है तब क्या होता है? तब एसिडिक, मतलब हमारा जो एसिड है उसका कंसनट्रेशन बढ़ेगा। और बढ़ेगा कैसे? जब हम कुछ ज़्यादा एसिडिक चीज़ें खाएंगे, जैसे कि जंक फूड, ठीक है। और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम यूज़ कर सकते हैं एंटासिड, ओके। तो पहले तो लिखो द dilute HCl helps dilute HCl helps in digesting our food। हमारे पेट में जो HCl है अगर वो डाइल्यूट होता है तब हमें मतलब उतना हार्म नहीं करता, वो आसानी से चीज़ों को डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है, विदाउट हार्मिंग द स्टमक, ओके। डाइजेस्टिंग आवर फूड विदाउट हार्मिंग the stomach, ओके। और कभी कभी excess of acid is produced in the stomach, ठीक है। पेट में कुछ एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होता है। अब कैसे होता है? जब कोई ज़्यादा खाने लगे, जब कोई ज़्यादा खाने लगे, या फिर और भी कुछ रीजंस हैं, लेकिन मेन रीज़न तो भाई यही है कि जब कोई ज़्यादा खाने लगे तब उसका जो पेट का जो एसिड है वो ज़्यादा एसिडिक बनता जाता है और वो हमारे स्टमक को हार्म कर सकता है, ओके। तो इसीलिए ये जो एक्सेस एसिड है, द एक्सेस एसिड causes indigestion which, ये पेट में indigestion पैदा करता है और जो हमें बहुत दर्द देता है और इरिटेशन भी करता है, ठीक है। हमें पेट में बहुत दर्द होगा या फिर हमें बहुत इरिटेशन फील होगा, ओके। और इसको क्यूर करने का कुछ तरीका है, ओके। इसको क्यूर करने का कुछ तरीका जो है वो है एंटासिड। एंटासिड का मतलब होता है एंटी एसिड, ओके, एंटी एसिड, ठीक है, एंटी एसिड। तो एंटी एसिड्स किसे कहेंगे? जो बेसिस हम खा सकते हैं, माइल्ड बेसिस कहते हैं इसको। तो एंटासिड एक्चुअली नथिंग बट माइल्ड बेसिस। माइल्ड मतलब वीक बेस, जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, माइल्ड बेस, ठीक है, माइल्ड बेस, ओके। तो एंटासिड्स आर एंटासिड्स एंटासिड्स आर ए ग्रुप ऑफ माइल्ड बेसिस। ये माइल्ड बेसिस का एक ग्रुप है, एक संस्था है। which have no toxic effect on the stomach, on the body, if you can say, on not only stomach, on the body, okay। तो एंटासिड्स ऐसे ग्रुप हैं किसके? माइल्ड बेसिस के, मतलब ऐसे कंसनट्रेटेड नहीं, वीक बेस है। माइल्ड बेस मतलब वीक बेस। तो यहाँ पर लिख दो वीक बेस, ओके, जिनका कोई इफेक्ट नहीं होता हमारे बॉडी के ऊपर, ठीक है, जिनको खाने के बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद being acidic, oh sorry, being basic in nature, antacids react
with excess acid and neutralize it. जो एंटासिड्स होते हैं वो तो बेसिक होते हैं नेचर में, तो बेसिक नेचर होने के कारण वो पेट में रहे एक्सेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है ये। ओके ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल्स भी देख लो भाई। दो कॉमन एग्जांपल्स हैं अपना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्लास 7 में भी आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है। और देन इट इज़ बेकिंग सोडा, दिस इज़ बेकिंग सोडा। ओके, बेकिंग सोडा मतलब NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का आपको खा लेना है भाई, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका पेट ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई, ये है पीएच का डे टू डे लाइफ में यूज़, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि अगर आपको एसिडिटी होता है, इनडाइजेशन होता है, तो आप क्या खाना है आपको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा, ठीक है। खाओगे तो मस्त जियोगे, आई मीन तो से कि ठंडा हो जाएगा पेट। ओके, नाउ सेकंड इज pH change as the cause of tooth decay। जो pH में चेंज होता है, ओके, जो pH में चेंज होता है उसके कारण हमारे जो दांत उनमें एक डिके होता है, मतलब डिके मतलब यू कैन से कि बैक्टीरिया जर्म्स हमारे दांतों को डिस्ट्रॉय करते हैं, मतलब डैमेज करता है, और वो pH चेंज के कारण ही होता है। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा हमारे मुंह के अंदर द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ ब्रेक डाउन होगा break down the sugar to form acids, जैसे कि लैक्टिक एसिड, ठीक है। जो हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया है, माउथ कैविटी में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वो शुगर को, जो हम खाते हैं उससे जो शुगर मिलता है, शुगर होता है, उसको वो तोड़ देता है, ब्रेक डाउन करता है, किस में, एसिड में। और इसका जो एग्जांपल है कि लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला तो भाई बहुत लंबा है, मैं फिर मैं बता देता हूँ। देखो फॉर्मूला है CH3 CHOH COOH, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है। याद रखा जाए तो रखो, नहीं रखा जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। अब ये जो लैक्टिक एसिड फॉर्म हुआ है, इसके वजह से हमारा जो मुंह का pH है वो कम हो जाता है, क्योंकि एसिडिक बन जाता है, तो हमारे मुंह का जो pH है वो कम हो जाता है। ओके, तो टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द pH of acid formed in the mouth falls below 5.5। जब हमारे माउथ कैविटी का pH 5.5 से नीचे हो जाता है, तब हमारा टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये होता किस लिए है, ऐसा क्या चीज़ है जिसके वजह से हमारा टूथ डिके होता है, ठीक है। पहले हमें ये जानना पड़ेगा हमारा जो टूथ है, हमारा जो दांत है, उसमें वो एक
उसको हम कहते हैं एनामल। हमारा जो टूथ का सबसे ऊपर वाला पार्ट है, वाइट कलर का पार्ट है, जो आप देख सकते हो अभी से, टूथ का जो वाइट पार्ट है जिसे हम कहते हैं टूथ एनामल, ठीक है। और ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है इन आवर बॉडी, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में अगर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो वो है टूथ एनामल, सफ़ेद कलर का होता है, ओके। एंड दिस इज मेड अप ऑफ, दिस इज मेड अप ऑफ, दिस इज मेड अप ऑफ, पहला नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट, हाइड्रोक्सी एपिटाइट, ठीक है, एपिटाइट, ठीक है। टूथ एनामल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट से बना है। या फिर अगर आपको ये थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम है तो आप इसको ऐसे भी याद करके रख सकते हो, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको याद करके रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कैल्शियम फॉस्फेट का तो आपको फॉर्मूला भी पता है, Ca3PO4 ओके। तो भाई केमिकल फार्मूला भी याद कर लिया करो, या फिर खुद से बना सकते हो अगर आपके पास ऑक्सीडेशन चार्ट या फिर वैलेंसी जो चीज़ें हैं वो सब याद हो तो, ओके। तो टूथ एनामल इज मेड अप ऑफ दिस थिंग। नाउ अब प्रॉब्लम कहाँ पर है पता है? प्रॉब्लम ये है, ये जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी का टूथ एनामल, वो भाई कोरोड होना स्टार्ट कर देता है। कोरोड मतलब क्या? यू कैन से वन काइंड ऑफ घिसना स्टार्ट हो जाता है, घिसना नहीं, यू कैन से कि कोरोड मतलब क्या? मेल्ट टाइप, ओके, मेल्ट टाइप हो जाता है, मतलब ये ख़राब हो जाता है, धीरे धीरे ये पतला हो जाता है। जैसे कि कोरोड का मतलब, जैसे ये एक सब्सटेंस है मेटल का, कोरोड के बाद ये धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा, देखो इसका हाइट कम हो जाएगा, ऐसे करते करते ऐसे करते करते फिर ऐसे छोटा हो जाएगा, ऐसे करते ख़त्म हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट, दिस इज कोरोशन, ओके। द वियरिंग अवे, इट विल वॉर्न अवे। तो स्टार्ट्स it starts corroding, it starts corroding, it starts getting corrode, लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है। it starts getting corroded when the pH in the mouth is below 5.5। तो 5.5 के नीचे जब pH हो जाता है तब ये कोरोड होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एसिड जो बैक्टीरिया ने फॉर्म किया है, ओके। अब ये होता जो है, इसको प्रिवेंट कैसे करें, है ना, हम बचाएं कैसे अपने दांतों को? तो अपने दांतों को बचाने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, और हम क्या कर सकते हैं? ये एसिड है यहाँ पर, तो हम एसिड में क्या यूज़ करें जिससे कि ये न्यूट्रलाइज हो जाए? क्या बोलोगे भाई बेस? तो हम यूज़ करने वाले हैं टूथपेस्ट, ओके। तो हम यूज़ करने वाले हैं टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है एक माइल्ड बेस का यूज़ किया जाता है, ओके। तो बहुत सारे बहुत तरीके के यू कैन से कि बेसिस यूज़ किया जाता है तुम्हारे टूथपेस्ट में, ठीक है। लेकिन बहुत देखोगे आप टूथपेस्ट में क्या बोलते इसको, हाँ, क्लोव, इसके बाद अपना लाइम, थोड़ा लाइम नहीं, सॉरी, मिंट, इसके बाद अदरक, मतलब बहुत कुछ देते हैं ना। लेकिन भाई अगर मेन इंग्रेडिएंट माइल्ड बेस ही नहीं आपके पास, तो बाकी की चीज़ें क्या खाक करेंगे? क्या खाक वो न्यूट्रलाइज करेंगे? ठीक है ना। तो बहुत लोग सोचेंगे भाई आहा क्या बात है, जिंजर है इसमें क्लोव है, इसमें मिंट है, भाई आहा क्या बात, मेरे दांत तो चमकने वाले हैं। अरे भाई तुम्हारा बेस ही नहीं है उस जगह पर, उस टूथपेस्ट पे, अगर उस टूथपेस्ट में तुम्हारा बेस ही नहीं है तो क्या चमकेगा तुम्हारा दांत, है ना।
तुम्हारा दांत नहीं चमकेंगे बल्कि काला हो जाएगा फिर से, और काला सफ़ेद नहीं, यू कैन से येलोइश हो जाएगा और भी, ठीक है। तो बेस का होना ज़रूरी है भाई, ठीक है। बाकी बाकी के चीज़ें बाहर में जाए, बेस का होना ज़रूरी है। ओके, अच्छा, इसके बाद हम बात करने वाले हैं अभी, ये टूथ का हो गया ना, टूथ, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स भी सेंसिटिव होते हैं पीएच चेंजेस के, मतलब यू कैन से जब कोई पीएच चेंज होता है तब पीएच भी थोड़ा प्लांट्स और एनिमल्स सेंसिटिव होते हैं, मतलब वो भी थोड़ा सा अपना बॉडी में चेंजेस को फील करता है या फिर करता है या फिर करते हैं। ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। तो पहले हम सॉइल और प्लांट ग्रोथ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला है सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग। देखो, ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं वो बेस्ट ग्रो करता है या फिर ग्रो करते हैं जब सॉइल का पीएच एकदम स्लाइटली नियरर टू 7 होता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, मतलब स्लाइटली एसिडिक जब होता है सॉइल का नेचर, तब प्लांट्स एकदम बढ़िया तरीके से ग्रो करते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ट when the pH of the soil is close to 7। ओके, और अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाए या फिर ज़्यादा बेसिक हो जाए तब प्लांट्स इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सॉइल हैं जो नेचुरली ही एसिडिक है या फिर बेसिक है, मतलब उनको हमने कुछ किया नहीं, हमने कुछ उनको इंटरफेयर नहीं किया, वो भाई इनबिल्ट, मतलब नेचर से ही हमको उनको मिला है कि भाई उनका नेचर या तो एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। द सॉइल पीएच इज़ ऑल्सो अफेक्टेड। अभी जो पीएच है सॉइल का वो अफेक्टेड कब होगा? जब तुम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करोगे, ठीक है, जब तुम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करोगे। इन द फील्ड्स, ओके। अब ये जो तुम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हो, तो इसके वजह से द pH of acidic soil can reach as low as 4, and that of the basic soil can go up to 8.3, ओके। तो जब तुम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करोगे या फिर किया जाता है तब सॉइल का पीएच कम से कम 4 तक जाता है, इसका पीएच मतलब बहुत एसिडिक हो जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 8.3, मतलब यू कैन से लगभग मीडियम बेसिक हो जाता है, ठीक है। अब इसको एडजस्ट कैसे करें, है ना? तो इसको एडजस्ट करने के लिए कुछ केमिकल्स यूज़ किया जाता है, ओके। अब अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो, इफ़ सॉइल इज़
टू एसिडिक। अभी ज़्यादा एसिडिक है तो हम इसको न्यूट्रलाइज तो करना पड़ेगा, और कैसे करेंगे? हम इसमें यूज़ कर सकते हैं क्विकलाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इन दोनों में से हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम कैल्शियम कार्बोनेट भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर चॉक। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है चॉक। ठीक है, या फिर लाइमस्टोन का भी फॉर्मूला है कैल्शियम, लाइमस्टोन का भी फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है। तो हम इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं टू न्यूट्रलाइज और टू मेंटेन और टू एडजस्ट द pH ऑफ द एसिडिक सॉइल। अगर सॉइल सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तब हम ये कर सकते हैं। ओके, अच्छा। और अगर सॉइल इज़ टू एल्कालाइन या फिर बेसिक, इज़ टू एल्कालाइन और या फिर बेसिक, अब देखो बेसिक हो गया है तो हमें एसिड ऐड करना पड़ेगा। तो एसिड जैसे कि डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि अपना मैन्योर एंड कंपोस्ट। ठीक है, ये एसिडिक होते हैं नेचर में, तो ये क्या करेंगे? बेसिक को न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है, इनमें एसिडिक मटेरियल्स होता है जो सॉइल के pH को एडजस्ट कर देता है अगर सॉइल बेसिक या फिर कह सकते हो एल्कलाइन ज़्यादा हो जाए तो। ठीक है, अच्छा जी, ये तो भाई हो गया सॉइल का और प्लांट ग्रोथ का, है ना। अब हम बात करते हैं कि अगर pH change and survival of animals, okay, pH change and survival of animals। तो pH चेंज होने के कारण एनिमल्स का सर्वाइवल में कैसा फ़र्क आता है ना। नाउ तो इसको समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो कौन से नेचर में ज़्यादा अच्छा काम करता है, या क्या ये एसिडिक नेचर में एसिडिक नेचर में अच्छा काम करता है या फिर बेसिक में। तो इसका आंसर है भाई अपना जो बॉडी है, आवर बॉडी वर्क्स वेल within a narrow pH range of 7 to 7.8। तो हमारा जो बॉडी है वो 7 से 7.8 के बीच में सबसे अच्छा काम करता है। ठीक है, सबसे अच्छा वर्क करता है ना, मतलब बेसिक में। ओके, स्लाइटली बेसिक। जैसे कि अब हम बात करने वाले हैं एसिड रेन के बारे में। ठीक है, एसिड रेन की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज हमारा बॉडी एक्चुअली बना है बेसिक के लिए, स्लाइटली बेसिक नेचर के लिए बना है। अगर समहाउ हम एसिड के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो हमें कुछ इरिटेशन फील होता है। ठीक है, बिकॉज आवर बॉडी इज़ स्लाइटली बेसिक। सो ऑब्वियसली बात है भाई, एसिडिक चीज़ें आएंगे तो प्रॉब्लम तो होगा ही हमें, है ना। तो इसके लिए हम बात करेंगे एसिड रेन के बारे में। व्हेन द pH of rain water is about 5.6, it is called एसिड रेन। तो एसिड रेन हम कब कहेंगे? एसिड रेन हम तब कहेंगे जब उस रेन वाटर का pH 5.6 हो, मतलब एसिडिक हो। ठीक है, 5.6 मतलब क्यों, यू कैन से एसिडिक ही है ना। 7 से छोटा है, कम है वैल्यू, तो ऑब्वियसली एसिडिक है। ठीक है, तो एसिड रेन क्या कर सकता है? एसिड रेन कैन
ये भाई क्या कर सकते हैं पता है, ये जो लेक वाटर है, रिवर वाटर है, इट कैन लोअर द pH ऑफ लेक वाटर और रिवर वाटर ओके। और इसके कारण क्या होता है, इसके कारण इसके कारण इसके कारण अब देखो वाटर बॉडीज़ का पीएच कम हो गया। अब मुझे बताओ वाटर बॉडीज़ में क्या रहते हैं, तुम बोलोगे फिश रहते हैं या फिर दूसरे एक्वाटिक प्लांट्स रहते हैं, है ना, सही बात है। तो उनका सर्वाइवल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो द सर्वाइवल of aquatic animals becomes difficult ओके। तो अगर पानी का पीएच कम हो जाता है रेन वाटर या फिर लेक वाटर का, सॉरी रेन वाटर नहीं, रिवर वाटर का, तो वो जो वाटर है वो थोड़ा एसिडिक बन जाता है। और जब भी एसिडिक बन जाता है तब जो एक्वाटिक एनिमल्स है, मतलब उस रिवर वाटर या फिर लेक वाटर में जी रहे हैं, वहाँ पर हैं, उनका जीना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम होता है उनको बिकॉज ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ द वाटर। बिकॉज वो तो भाई नॉर्मल वाटर में रह के उनका कि हैबिचुएटेड है। ठीक है, अगर वो पानी इतना ज़्यादा एसिडिक बन जाता है, ठीक है, तो वो और इसको सहन नहीं कर पाते हैं और इन इज एज रिजल्ट मैनी क्वाड्रेटिक नहीं, एक्वाटिक एनिमल्स डाई। तो भाई एसिड रेन का ये है भाई कॉज नहीं, सॉरी, इफ़ेक्ट। ठीक है, और इट कैन किल द एक्वाटिक एनिमल्स। ठीक है, एज ए रिजल्ट इट कैन किल द एक्वाटिक एनिमल्स। ठीक है, बिकॉज इतना ज़्यादा एसिडिटी हो जाएगा लेक वाटर और रिवर वाटर में, जिससे कि भाई उनका जीना और मतलब जी पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको न्यूट्रलाइज कैसे करें, मतलब इसको प्रिवेंट कैसे करें, इसको क्यूर कैसे करें। तो क्योर करने का तरीका कुछ ऐसा है। अब पानी बन गया है एसिडिक, है ना, तो पानी को एसिडिक बन गया है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, बेस ऐड करेंगे। तो हमें ऐड करना पड़ेगा कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो क्योर है अपना कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कहीं भी रिवर वाटर लेक वाटर में आपने देखा होगा, अगर वो एसिडिक बन जाता है, हद से ज़्यादा एसिडिक बन जाता है, तब हम कुछ बेसिक चीज़ें हम उसमें ऐड करते हैं। उसमें से एक एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। इसे करने से क्या होगा, इसे करने से उस पानी का पीएच जो कम था वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो एसिड रेन के बारे में ये कुछ था। ठीक है, अब हमारा बॉडी तो भाई, हाँ, हमारा बॉडी में अभी कुछ मैं बता देता हूँ। हमारे बॉडी में अगर कोई चींटी, एंट, या फिर कोई मधुमक्खी या फिर ततैया मीन्स वेस्प काट ले, तो आपको फील हुआ, बर्निंग सेंसेशन फील होता है, आपको दर्द होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ एग्जाम्पल नहीं, फैक्ट है ये। ऐसा नहीं है कि एसिड रेन सिर्फ अर्थ में ही होता है, दूसरे प्लैनेट्स में भी एसिड रेन होता है। ओके, सो मुझे एक फैक्ट मिला है, अभी आपको मैं बता देता हूँ। द एटमोसफेयर, ये एनसीईआरटी किताब में लिखा है, ऊपर एक ऑरेंज या फिर येलो कलर के कुछ बक्से में लिखा है, द एटमोसफेयर ऑफ प्लैनेट वेनस
या फिर वीनस, जो अपना प्लैनेट वीनस है उसमें उसका जो एटमॉस्फेयर है पता है वो किससे बना है? इज़ मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जो अपना वीनस है, अपना प्लैनेट वीनस है, उसका जो एटमॉस्फेयर है वो थिक वाइट एंड येलोइश बादलों से घिरा हुआ है। और वो बादल किससे बना है पता है? वो बादल बने हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। मतलब सोचो कितना खतरनाक है। जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वही एक एसिड से बना है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सो लाइफ कैनॉट एग्जिस्ट, लाइफ कांट एग्जिस्ट ऑन द प्लैनेट। ठीक है, इसी कारण से विनस में कोई जीवन नहीं है। जीवन का कोई क्या बोलते हैं इसको, जीवन का कोई क्या बोलते हैं इसका यार, भूल ही गया मैं। कोई साइन नहीं है। ओके, कोई साइन नहीं है, मतलब हाँ भाई इसमें कोई जीवन हो सकता है, इसका कोई साइन नहीं है। ओके, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक फैक्ट बता दिया है जो आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा एसिड रेन सिर्फ एसिड्स जो हैं या फिर एसिड रेन जो है वो सिर्फ अर्थ में होता है, दूसरे प्लैनेट्स में भी एसिड रेन होता है। ओके, लेकिन उसमें एसिड रेन का जो एसिडिटी होता है बहुत ज़्यादा होता है। ओके, नॉट लाइक द वन इन अर्थ। हो सकता है दूसरे प्लैनेट्स में एसिड रेन का जो पीएच है, मतलब रेन वाटर का जो पीएच है वो 2 हो। ऐसा हो सकता है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं सेल्फ डिफेंस के बारे में, जो अपने प्लांट्स और एनिमल्स में आपको देखने को मिलेंगे। सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो नेचर है अपना, प्रकृति है, प्रकृति, उसमें बहुत सारे करिश्मा होता रहता है। ठीक है, मतलब भगवान ने जो बनाया है अपना नेचर, वो बहुत ही अच्छे से बनाया है, मतलब बहुत ही सोच समझ के बनाया है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है जिसके प्लांट का नाम है नीटल। ओके, प्लांट का नाम है नीटल, NETTLE प्लांट, नीटल प्लांट। इसके जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, ठीक है, अगर इनसे आपका कभी भी संपर्क हो जाता है, मतलब कांटेक्ट हो जाता है, तब आपको एक स्टिंगिंग सेंसेशन होगा। ठीक है, बिकॉज जो नीटल लीव्स हैं उनमें है स्टिंगिंग हेयर। स्टिंग मतलब क्या? आपको काटने वाले हेयर है ये। जैसे कि बी आपको क्या करते हैं? काटते हैं, मतलब काटते नहीं है, मतलब आप डंक मारते हैं ना, जस्ट लाइक दैट। लेकिन ख़राब बात यहाँ पर यह है कि ये जो स्टिंगिंग हेयर है, इनमें एक तरीके का एसिड पाया जाता है जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मूला HCOOH, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और जब ये हमारे शरीर में लगता है, कांटेक्ट में आता है, तब हमें ये जो स्टिंगिंग हेयर है ये अपने बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देता है, जिससे क्या होता है? हमें पेन फील होता है, हमें इरिटेशन फील होता है, हमें स्टिंगिंग सेंसेशन फील होता है। ठीक है, अब इसको बचे कैसे? ये तो पता चल गया कि भाई हाँ भाई इस वाले प्लांट में इसके लीव्स में स्टिंगिंग हेयर है जिसमें आपको फॉर्मिक एसिड पाया जाता है और आपको दबोच देगा, वो मतलब कांटेक्ट में आएगा तो आपको इंजेक्ट कर देगा फॉर्मिक एसिड। अब बचे कैसे? अभी भाई फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम है मिथेनॉइक एसिड, ये भी लिख दो, मिथेनॉइक एसिड इसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो ये मैं सोचना भाई बुक में तो मिथेनॉइक एसिड लिखा है, आपने तो फॉर्मिक एसिड लिखा दिया। अरे नहीं भाई, दोनों का एक ही मतलब होता है। ठीक है, आइए फिर, अब देखो
कुदरत का करिश्मा, कुदरत का करिश्मा देखो। भगवान ने नीटल प्लांट के पास ही दूसरे तरीके का एक प्लांट लगाया है, मतलब दिया है उन्होंने, जिसको कहते हैं डॉग प्लांट। ये जो डॉग प्लांट है, ये इनमें पाया जाता है एक तरीके का बेस, इनमें पाया जाता है एक तरीके का बेस। ओके, तो इनके जो डॉग प्लांट हैं, इनके जो लीव्स हैं, इनमें आपको मिल जाएगा आपको एक बेस। ओके, और यही बेस जो है आपके इस स्टिंगिंग सेंसेशन को, मतलब जो अभी जो फॉर्मिक एसिड आपके शरीर में कंटेक्ट हुआ है, उसका इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा एक्चुअली, कर लेगा नहीं, कर देगा। ठीक है, तो भाई कितना अच्छा सा चीज़ है नेचर, है ना। आपको दर्द भी दे रहा है और आपको हील भी कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ आपको हील भी कर रहा है। तो यू कैन से कि भाई बहुत अच्छा, बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया मस्त है ये, है ना। तो दिस इज़, यू कैन से, कुदरत का करिश्मा। ओके, तो अब आपको मैं बताता हूँ कि इसमें एक्चुअली क्या पाया जाता है। रुको 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 रुको, इसको थोड़ा सा वेट कीजिए। अब इसके बाद डॉक्टर में बेस होता है, तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है। हाँ, ठीक है, इतना ही है। तो अभी इसके लिए इतना ही है, इस प्लांट का तो हो गया। मतलब प्लांट्स भी ख़तरनाक है भाई, सिर्फ एनिमल नहीं है। अब मैं एनिमल की बात करता हूँ, जैसे कि एंट स्टिंग, चींटी जब आपको काटता है ना, तब उसमें होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो जब चींटी ने आपको काटा, तो आपको देखा होगा वो जिस एरिया पर काटा, वो वाला एरिया लाल हो जाता है और बहुत इरिटेटिंग होता है, इची होता है, वो स्टिंगिंग सेंसेशन होता है, आपको बर्निंग भी होता है कभी कभी। ओके, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस इज ड्यू टू द सिक्रेशन नहीं, क्या बोलते हैं इसको, ड्यू टू द इंजेक्शन नहीं बोलूँगा, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मिक एसिड। ओके, तो एंड स्टिंग में होता है फॉर्मिक एसिड, वो अपने क्या बोलते हैं उसको, काटने के बाद आपके शरीर के अंदर फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देता है, जिससे कि आपको वो फील होता है स्टिंगिंग सेंसेशन, है ना। अब जैसे कि ये क्या करता है, बर्निंग पेन देता है, बर्निंग पेन आपको फील होगा। ओके, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको एक माइल्ड बेस की ज़रूरत होगी, और वो माइल्ड बेस है सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब बेकिंग सोडा। ठीक है, अगर कभी आपको चींटी ने काट लिया तो बेकिंग सोडा लगा लो, आराम से हो जाएगा काम, है ना। सेम मधुमक्खी के स्टिंग में भी आपको फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा। मधुमक्खी के जब वो डंक मारेगा ना, तब उस डंक में भी फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनॉइक एसिड होता है भाई। ओके, वो भी क्या करेगा, बर्निंग पेन आपको देगा, जलने वाली पेन आपको देगा भाई। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको चाहिए होगा, मिल्क बेस नहीं, माइल्ड बेस। ओके, आपको चाहिए होगा माइल्ड बेस। ठीक है, आप चाहो तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी यूज़ कर सकते हो, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं, अच्छा सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करो अगर घर पर है तो, अगर नहीं है तो और क्या कर सकते हैं भाई, है ना। इसका मैं मदद नहीं कर सकता भाई। अच्छा जी, इसके बाद ये तो मैं आपको बता दें एंड स्टिंग में क्या क्या होता है, मिथेनॉइक एसिड पाया जाता है, और इसको आप
प्रिवेंट क्योर कैसे करोगे? सोडियम बाइकार्बोनेट से बेकिंग सोडा लगा कर। ओके, अब दूसरे तरीके का एक एनिमल है, इंसेक्ट है एक्चुअली, नॉट एनिमल, जिसे हम कहते हैं वेस्प। वेस्प ततैया होता है, ठीक है, येलो कलर का स्लिम फिगर होता है इसका, अगर आपने देखा होगा कहीं। लेकिन भाई ये थोड़ा अलग है दूसरों से। ये क्या करता है, इसमें होता है, इसके डंक में होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब ये अपने शरीर के अंदर बेसिक चीज़ें इंजेक्ट कर देता है, ठीक है, जिससे हमें बहुत दर्द होता है जी, है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इंजेक्ट करता है, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अब क्या करें? बेस है भाई, बेस, ये बेस है ना। इसको न्यूट्रलाइज करेगा कौन? एसिड। तो हम क्या करेंगे, हम तब लगा लेंगे अपने अंदर, मतलब वीक माइल्ड एसिड लगाएंगे, माइल्ड एसिड लगाएंगे, जैसे कि अपना विनेगर हो गया, ठीक है, विनेगर हो गया। तो विनेगर आप यूज़ कर सकते हो, उस जगह पर लगा सकते हो ताकि आपको रिलीफ मिले। ओके, ठीक है भाई। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। तो वेस्प थोड़ा अलग है दूसरों से, जैसे कि दूसरों में देख सकते हो ज़्यादातर ये फॉर्मिक एसिड है, लेकिन वेस्प में सिर्फ आपको बेस मिलेगा, और बेस को आपको क्योर करने के लिए आपको चाहिए होगा एक एसिड, माइल्ड एसिड। याद रखो, माइल्ड एसिड, कंसनट्रेटेड एसिड मत दे देना, ठीक है, कंसनट्रेटेड एसिड मत देना। अच्छा जी, है ना। अब क्या, और कुछ तो नहीं है यहाँ पर, इतना ही तो है ना। हाँ, तो इतना ही है भाई एप्लीकेशंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ, और कुछ यहाँ पर आपको चाहिए नहीं, बस इतना ही है, जितना बुक में गिवन है उतना ही है, और कुछ जो चाहिए नहीं इसमें, है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया अपना पीएच के रिलेटेड सब कुछ। पीएच के बाद हम आ रहे हैं आगे। तो आगे आते आते हमें मिलेगा भी सॉल्ट्स। ओके, सॉल्ट सॉल्ट सॉल्ट्स, salts. Salt. Now, what is a salt? Salt. Salt is a compound. Salt is a compound formed when an acid, नहीं, formed from an acid होगा, formed from an acid by the replacement of the hydrogen ion of the hydrogen ion नहीं, of the hydrogen in the acid by a metal। कुछ समझ में नहीं आया होगा आपको, आई नो दैट। वेल, क्या होता है, सॉल्ट कब होता है फॉर्म? सॉल्ट एक कंपाउंड होता है, ठीक है, और ये फॉर्म कब होता है? जब एक एसिड, ठीक है, एसिड से जो हाइड्रोजन है, एसिड में हाइड्रोजन होता है आपको पता ही है, जैसे HCl हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को एक मेटल जब डिस्प्लेस कर देगा, तब जाके हमें एक सॉल्ट फॉर्म होता हुआ मिलेगा। समझे कि नहीं बताओ? ओके, तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर, अगर मैं एक एसिड लेता हूँ, ठीक है, एक एसिड लेता हूँ, जैसे कि क्या लूँ, HCl ले लेता हूँ डाइल्यूट वाला, प्लस जिंक लेता हूँ मेटल, तो रिएक्शन के बाद मुझे मिलेगा जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस, ठीक है जी, H2 गैस। तो यू कैन सी ये जो मेटल है
इसने एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है. यू कैन सी हियर ZnCl2. ठीक है, तो ZnCl2 इज नाउ ए सॉल्ट. ओके, दिस इज नाउ ए सॉल्ट. अच्छा है ना. तो फिर ये अपन का सॉल्ट हो गया रे. तो सॉल्ट का मतलब ही हमेशा सोडियम क्लोराइड होगा ऐसा मत सोचो, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि सॉल्ट का मतलब ही होता है सोडियम क्लोराइड. दिस इज़ नॉट ट्रू. सॉल्ट बहुत सारे टाइप्स ऑफ सॉल्ट हैं अभी भी. देयर इज़ ए ह्यूज फैमिली ऑफ सॉल्ट. देयर इज़ अ ह्यूज फैमिली ऑफ सॉल्ट. सो इट डजेंट मीन कि सोडियम क्लोराइड इज़ द ओनली सॉल्ट इन द वर्ल्ड. ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्ट्स हैं दुनिया में. ओके, salt is a general name. Okay, salt is a general name and it doesn't only refer to sodium chloride. Okay, अब salt कैसे कैसे फॉर्म होते हैं. सॉल्ट तो आपको पता ही है कब फॉर्म होता है. आपको तो पता ही है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तब सॉल्ट फॉर्म होता है. सॉल्ट्स are formed when acids react with bases. ओके, तो सॉल्ट्स तब फॉर्म होते हैं जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ जनरली. ओके, और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं जहाँ पर सॉल्ट फॉर्म होता है, जैसे कि एसिड प्लस मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन फॉर्म होता है. हाइड्रोजन गैस है ना. इसके बाद एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट मेटल बाई कार्बोनेट तब भी एसिड सॉरी सॉल्ट फॉर्म होता है. ओके, नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट salts are also formed when acids react with metal oxides, metal carbonates, metal bicarbonates. फिर और क्या हो सकता है, और क्या था मेटल ऑक्साइड्स. उसके बाद मेटल्स, सिर्फ मेटल्स. ओके 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 ऑल्सो बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब भी. ओके, अच्छा जी. अभी सॉल्ट्स के दो पेरेंट्स हैं. सॉल्ट्स नहीं, ए सॉल्ट हैज़ टू पेरेंट्स. एक सॉल्ट के दो पेरेंट्स हैं. क्या? नंबर वन एक एसिड, नंबर टू एक बेस. ठीक है, और जो सॉल्ट है उसका जो नाम आया है, salt has two parts. First part of the name of an acid, name of salt, derived from the name of base, or second part
of the name of salt derived from the name of acid. ठीक है, एक्चुअली फिर से बताता हूँ, सॉल्ट्स के दो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, एक माँ एक बाप है ना। अब माँ बाप कौन है ये नहीं पता, बाहर में जाइए, ठीक है, ये जानना ज़रूरी नहीं है कि कौन माँ है कौन माँ है कौन बाप है। तो मेन बात है ये कि सॉल्ट का दो पार्ट है। पहला पार्ट जो है सॉल्ट का वो बेस के नेम से आया है। जैसे कि सॉल्ट का पहला नाम सपोज कि एमोनियम नहीं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। तो पहला पार्ट आया है सोडियम हाइड्रोक्साइड वाले नाम से, सोडियम का आया, और क्लोराइड का कहाँ से आया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्लोराइड आया। बताऊंगा ठीक से, इसको आपको एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा रे। आइए, आपको इसको एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ NaOH बेस है प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या फॉर्म करेगा, NaCl प्लस वाटर, है ना। तो देखो, जो ये सॉल्ट है अपना, तो सॉल्ट का फर्स्ट पार्ट बेस से आया, NaOH से आया, NaOH के Na से आया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और सॉल्ट का सेकंड पार्ट जो Cl है वो एसिड के इस वाले पार्ट से आया, ठीक है। यही समझाया गया है इस वाले सेंटेंस में, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आया है, ठीक है, ये वाला पार्ट आया है इस वाले पार्ट से, और ये वाला पार्ट आया इस वाले पार्ट से ना, सॉरी, इस वाले पार्ट से, एसिड वाले पार्ट से। ओके, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। द सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड क्लोराइड्स। मतलब जितने भी सॉल्ट्स हैं जो हाइड्रोक्लोराइड एसिड के साथ रिएक्ट होने के बाद बने हैं उनको हम कहेंगे क्लोराइड्स। नंबर 2 पर, द सॉल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आर कॉल्ड सल्फेट्स, ओके। जितने भी रिएक्शंस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हुए हैं और सॉल्ट बने हैं उन सॉल्ट्स का नाम होगा सल्फेट्स। नंबर 3 पर आ जाते हैं, द सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होने के बाद जितने भी सॉल्ट्स बनेंगे उनका नाम हम कहेंगे नाइट्रेट्स, NITRATES, नाइट्रेट्स। नंबर 4, द सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनिक एसिड H2CO3 आर कॉल्ड कार्बोनेट्स, ठीक है। कार्बोनिक एसिड के साथ जितने भी रिएक्शंस होंगे और जितने भी सॉल्ट्स बनेंगे फॉर्म होंगे उनका नाम होगा कार्बोनेट्स, ठीक है। इसके बाद द सॉल्ट्स ऑफ एसिटिक एसिड आर कॉल्ड एसीटेट्स। तो एसीटेट्स कब होगा, जब एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट होकर कोई सॉल्ट फॉर्म होगा, ओके। तो ये था भाई डिफरेंट सॉल्ट्स, नेम ऑफ सॉल्ट्स बेस्ड ऑन देयर एसिड्स। तो देख सकते हो भाई, एसिड के ऊपर बेस करके नाम चेंज होगा उनका, ठीक है, कि एसिड किस तरीके का एसिड है ना, ओके। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आज का वीडियो बहुत लेंदी हो गया है, आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज का वीडियो था रिलेटेड टू pH, एंड वी हैव स्टार्टेड सॉल्ट्स, एंड सॉल्ट में भी हम कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से समझ जाएंगे, है ना। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए।